हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी फ्रेंड कामना और एग्ज़ाम विदाउट होप में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप ज़ीरो से लेकर के कॉन्सेप्ट तक कुछ भी सीखना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप वनडे से लेकर के और यूपीएससी तक के लेवल पे जाना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं यहाँ बात कर रही हूँ जीएस की। जीएस एक ऐसा टॉपिक है। जीएस एक ऐसी चीज़ है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और आप ये देखो, जीएस के भी कई पार्ट हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जीएस में हिस्ट्री हो गई, जीएस में पॉलिटी हो गई, और जीएस में आपका जियो हो गया, जीएस में ही आपका साइंस हो गया। ठीक है। और भी बहुत सारे इसके डायमेंशन होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सब की तैयारी करना चाहते हो, मतलब ओवरऑल कहूँ मैं, जीएस की तैयारी आप करना चाहते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप वनडे देना चाहते हो या फिर आप स्टेट पीसीएस में जाना चाहते हो या यूपीएससी के लिए सोच रहे हो, तो आप 3 या 4 क्लास मेरी देखना। मैं आपसे इतना वादा करती हूँ कि आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक रेफरेंस बुक लेनी होगी मेरे साथ। बाकी कॉन्सेप्ट बनाने का काम मैं आपके लिए करूँगी। तो चलो, मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट करती हूँ। और आज मेरा पहला टॉपिक है, पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, पॉलिटी। ठीक है। तो पॉलिटी कैसे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखो, जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि उस जिस भी हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का सिलेबस हमसे क्या कहता है। तो आप देखोगे, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, किसी भी वनडे से लेकर के यूपीएससी तक, तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं पॉलिटी में। कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिसको हम कहते हैं संविधान, और एक टर्म आपको देखने को मिलता है, पॉलिटी। ठीक है। अब देखो, जैसे ही हम पॉलिटी देखते हैं, ये दो टर्म आप देखना एक बार जाके, राज व्यवस्था। ठीक है। अगर ये दो टर्म हम जैसे ही हम पॉलिटी सुनते हैं कि हमें पॉलिटी पढ़नी है, तो हमारा दिमाग तुरंत जाता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ठीक है। एक हद तक ये बातें सही हैं, ये सही बात है कि हमें पॉलिटी में ज़्यादातर चीज़ें क्या पढ़नी होती हैं, कुछ संविधान की। लेकिन अगर आप ये बताओ, ये चीज़ें अगर एक होती तो क्या ये दो अलग अलग टर्म लिखे होते? नहीं। तो थोड़ा सा इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हम अपना टॉपिक उठाते हैं, संविधान। संविधान क्या है? तो देखो, संविधान को अगर इजी लैंग्वेज में कहें, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये प्रावधानों का एक ऐसा समुच्चय है। यानी कि ये क्या है, संविधान से तात्पर्य उन प्रावधानों के प्रावधानों के समुच्चय से है, समुच्चय से है, जिसके आधार पर किसी भी देश का, ठीक है, देश का शासन चलाया जाता है, शासन चलाया जाता है। ठीक है। अब ये देखो, किसी भी देश का शासन चला जाता है, मतलब कि हम ये अगर नियमों और प्रावधानों का समुच्चय है, तो हम इसको इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि देन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक। ये क्या है, नियमों की किताब है, ये कह सकते हैं हम। तो अगर नियमों की किताब है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई, नियमों की किताब है, तो किस टाइप के नियम? तो ऐसे नियम, ऐसे कानून, ऐसे प्रावधान जिससे क्या चलता हो, सार्वजनिक जीवन का संचालन होता हो। कौन सा जीवन? सार्वजनिक जीवन का क्या होता हो, संचालन होता हो। अब देखो, आप ये कहोगे कि सार्वजनिक जीवन के संचालन से क्या मतलब है, इस सार्वजनिक जीवन का क्या मतलब है? तो देखो, सार्वजनिक जीवन कहने का मेरा मतलब ये है कि एस लाइफ दो टाइप की होती है। ठीक है। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। लाइफ जो है, जीवन हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है। एक तो होता है निजी जीवन। एक क्या होता है, निजी जीवन। निजी, ध्यान से बस आप समझते चलना, पता है आपको पॉलिटी में बहुत मजा आएगा। और एक होता है सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक जीवन। ठीक है। निजी जीवन का क्या मतलब है? निजी जीवन का ये मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो किसी व्यक्ति विशेष को, किसी व्यक्ति विशेष को क्या करे, प्रभावित करे। जिससे कौन प्रभावित हो? एक व्यक्ति प्रभावित हो।
प्रभावित मतलब उसका असर उस व्यक्ति तक ही हो। जैसे इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, वो किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करता है, ठीक, किस तरीके के भोजन, कौन सा भोजन उसे पसंद है, साउथ इंडियन पसंद है, नॉर्थ इंडिया का उसे अच्छा लगता है, या फिर वो कौन सा संगीत सुनना पसंद करता है, यानी कि उस व्यक्ति से रिलेटेड ये सारी चॉइस जो है उस ए नाम के व्यक्ति की है। इसकी इसके इसको कोई ये नहीं कह सकता कि तुम हरे रंग के कपड़े पहनो, तुम लाल रंग के कपड़े पहनो, या फिर तुम ये वाला गाना सुनो। क्यों? क्योंकि ये इसका पर्सनल चॉइस है। जैसा कि हम इसको आगे आर्टिकल 21 में वो डिस्कस करेंगे कि ये आर्टिकल 21 क्या है। अब बात आती है सार्वजनिक जीवन की। सार्वजनिक जीवन क्या है? सार्वजनिक जीवन से मतलब है कि ऐसी लाइफ, ऐसे काम जिससे एक समुदाय, जिससे पूरा का पूरा समुदाय, जिससे पूरा का पूरा समाज जो है वो क्या होता है, प्रभावित हो, ऐसी चीज़ें प्रभाव पड़े, ठीक है, प्रभाव, जैसे प्रभाव पड़े। अब देखो जब हम बात करते हैं संविधान की, ये है संविधान, ठीक है, तो संविधान जो है वो क्या करता है, वो हमारे निजी लाइफ के बारे में तो हमें कुछ नहीं कहता, भाई यू आर फ्री, आपको जो मन करे आप वैसा। हाँ, ऐसा नहीं कि आपके किसी काम से किसी दूसरे पे कोई असर पड़े फिर आपको रोक दिया जाएगा। ऐसा काम जिससे सिर्फ आप ही अफेक्टेड हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सार्वजनिक जीवन की, ठीक है, तो सार्वजनिक जीवन के लिए हम नियम और प्रावधान जो भी बनाते हैं उसके बारे में कानून बनाने का, प्रावधान बनाने का काम कौन करता है, हमारा संविधान करता है। जिससे कौन चलेगा, सार्वजनिक जीवन, यानी कि सार्वजनिक जीवन का मतलब क्या है, पूरा का पूरा समाज चलेगा, पूरा का पूरा सोसाइटी चलेगी। यहाँ तक तो बात आ गई हमारे अ, एक सेकंड, हमारे संविधान की, ठीक है। अब देखो, अब इतना तो हमने कह दिया। अब दिमाग में ये क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई सार्वजनिक जीवन जो है तो किस टाइप का सार्वजनिक जीवन, कौन से रूल, ये सार्वजनिक जीवन से रिलेटेड कौन से रूल, कौन से नियम, कौन से प्रावधान। तो देखो सार्वजनिक जीवन से रिलेटेड ऐसे रूल जिससे क्या हो, कोई समाज कैसा हो ये प्रभावित होता हो, वहाँ की राजनीति कैसी होगी, ठीक है, ये बताता है हमारा संविधान। यानी ये रूल, संविधान जो है हमारा, जो रूल बुक है, ये क्या बताता है, सार्वजनिक जीवन में समाज कैसा हो, राजनीति कैसी हो, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमारा संविधान अर्थव्यवस्था के बारे में कैसे बताता है, अभी बताती हूँ मैं। देखो, प्रशासन हमारा कैसे चलेगा, एवरीथिंग, जो भी चीज़ें इस एक समाज में घटित होती हैं, एक देश में, वो सब कुछ बताने का काम कौन करता है, हमारा संविधान। और किस फॉर्म में, रूल बना करके। देखो मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, आपको अभी समझ में आएगा। अगर हम समाज को बोलें कि समाज, देखो मैं यहाँ लिखती हूँ साफ साफ, समाज कैसे संबंधित है, समाज के बारे में हमारा संविधान क्या बताएगा, तो बताएगा समाज में महिलाओं की स्थिति क्या होगी, महिलाएं किस स्थिति में होंगी, समाज का संगठन, समाज के संगठन में ये आता है, ये बताता है। इसमें एससी एसटी वर्ग के लिए क्या प्रावधान है, बच्चों के लिए क्या प्रावधान है, जैसा कि आगे हम किस में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स में, इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक सेकंड, फिर हम इसको देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखो, अब पूछोगे आप कि संविधान कैसे जुड़ता है हमारा राजनीति से, कैसे जुड़ेगा, तो देखो मैं इसको राजनीति से कनेक्ट करती हूँ, राजनीति से, ठीक, राजनीति से कैसे कनेक्ट होगा, यानी कि पॉलिटी से। तो हमारे ऊपर कौन नियम, कौन बनाएगा, नियम कौन बनाएगा, कानून का क्या प्रावधान होगा, कौन बनाएगा, ठीक है, संसद का क्या काम है अगर हमने बना दिया तो। फिर अगर संसद है तो सरकार हमारी क्या करेगी, सरकार क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है। अगर सरकार कुछ करती है तो उसके लिए, हमें बचाने के लिए हमारी न्यायपालिका है। ये सारे प्रावधान हमें कहाँ लिखे हुए हैं, हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। अगला हम देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था से कैसे, देखो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है, आपको बहुत परेशान वो नहीं होना कि अरे इतनी जल्दी जल्दी मैम बता रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी मैं आपको सिंपल एक वो बता रही हूँ कि नॉर्मल सी चीज़, कि आप बस देखते चलो, अभी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ों को।
अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ता है हमारा संविधान, कैसे बताता है? देखो, अर्थव्यवस्था से ऐसे जुड़ता है कि इनकम टैक्स जो है वो कौन लगाएगा, ठीक है। जीएसटी का क्या प्रावधान है ये भी आप देखते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। आप ये देखते हो कि आपको कहीं पर भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, किस तरीके से आप कर सकते हो। जोड़ो, आर्टिकल 19 में जा करके जोड़ो। आप ये देखो, आर्टिकल 19 में इसका प्रावधान देखते हैं। आप ये देख सकते हो कि करों का बंटवारा कैसे होगा, कर जो है, जो टैक्सेस आते हैं, टैक्सेस, ये किस तरीके से बटेंगे, ये सब कुछ बताने का काम कौन करता है? हमारा संविधान करता है। अगला हम ये देखते हैं कि प्रशासन, ये कैसे जुड़ता है, संविधान कैसे प्रशासन के बारे में बताता है? तो बताता है कि हमें आदेश देने का काम कौन करेगा। आदेश यानी कि अगर राष्ट्रपति हमें कोई आदेश दे रहे हैं तो किस बिहाफ पे दे रहे हैं, क्या इनको कोई अथॉरिटी है कि हम इनकी बात को माने? डीएम का आदेश हम देख सकते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो ये किस तरीके से दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? प्रशासन का, ये सारे प्रशासन ही करते हैं मिलके एक तरीके से। तो ये सारा बताने का काम कौन करता है? हमारा संविधान करता है। आई होप मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया होगा और आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो देखो, आप इसके नोट्स भी चाहो तो बना सकते हो और बहुत आराम से मेंस में भी या फिर प्री में भी ये पूछ लेता है क्वेश्चन। तो पहला जो हमने सीखा कि संविधान क्या है, तो सिंपल हम कहेंगे कि शासन करने का सिद्धांत है। क्या है? शासन करने का सिद्धांत क्या है? संविधान है। दूसरा हम क्या कहेंगे? दूसरा हम कह सकते हैं कि संविधान जो है, संविधान क्या है? संविधान देश की मूल विधि है। देश की क्या है? मूल विधि, ठीक है, मूल विधि है। अब देखो, दिमाग में एक क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट अबाउट मूल विधि? मूल विधि से क्या मतलब है? आप, हम मूल विधि कह रहे हैं तो हम इसको कैसे समझेंगे? क्या है मूल विधि? मूल विधि कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ऐसी विधियां जिनका स्रोत क्या है? जिनका स्रोत क्या है? हमारा संविधान है। ऐसी विधियां, यानी कि अब देखो, मैं इसको आपको एक एक करके समझाती हूँ। विधियां देखो, अगर संसद कोई विधि बनाती है, संसद, तो उसका आपको पता है कि संविधान ने उसको अधिकार दिया है कि तुम विधि बनाओ। अगर न्यायपालिका, न्यायपालिका भी विधि बनाने का काम करती है। जैसे कि देखो, आप, अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी कि मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत किसने दिया? न्यायपालिका ने दिया। मूल ढांचे का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस बिहाफ पे दे दिया भाई? तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ आपको कहाँ दिखेगी? संविधान में दिखेगी, कि संविधान में ऐसा है कि न्यायपालिका ऐसा कर सकती है। आप देखो, राष्ट्रपति हमें कोई आदेश दे रहे हैं, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश आता है, आपने पढ़ा होगा। तो क्या आपको पता है कि राष्ट्रपति खुद से अध्यादेश देते हैं? नहीं, इसका भी, ये अध्यादेश का भी स्रोत हमें कहीं ना कहीं कहाँ दिखेगा? हमारी संविधान में दिखेगा। ये आप ये देखो, कोई भी बड़े से लेकर के हायर से लेकर के लोअर तक का कोई भी अधिकारी अगर कोई भी आदेश दे रहा है, सरकारी है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसको ये अधिकार किसने दिया है? हमारे संविधान ने। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या है ये? मूल विधि है। संविधान क्या है? किसी भी देश की मूल, मतलब हर विधियां यहीं से निकलेंगी। किसी भी कोई भी विधि का जो स्रोत है वो क्या होगा? हमारा संविधान होगा। चाहे आप कोई सा भी लॉ बना लो, पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना रही है तो भी, आपने एनआरसी वगैरह सुना होगा या फिर अस्पृश्यता निवारण अधिनियम आपने सुना होगा, जो भी है। अगला हम देखते हैं कि संविधान क्या है। संविधान जो है, ये देखो, ये पता प्री में भी दे देता है। संविधान क्या है? देश की सर्वोच्च विधि है। देश की क्या है? सर्वोच्च विधि। अब ये सर्वोच्च विधि कहने का क्या मतलब है? तो सर्वोच्च विधि कहने का मतलब ये है कि हम अभी भारत में सबसे ज़्यादा ताकतवर किसको मानते हैं? मोदी जी को मान लेते हैं कि भाई यही है संसद। लेकिन आपको पता है, चाहे मोदी जी हो या संसद हो, कोई भी हमारे संविधान से ऊपर नहीं है।
ठीक है। ये जब चाह जाएंगे तो हमारे योगी जी पे भी बुलडोजर उल्टा चलेगा, योगी जी, ठीक है। यानी कि योगी जी को भी नहीं बख्शा जाएगा, मोदी जी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, यहाँ तक कि संसद कोई लॉ बनाती है उसको भी पलट दिया जाएगा। यानी कि ये क्या है, सर्वोच्च है, इससे ऊपर कोई अथॉरिटी भारत में नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि संविधान का एक परिचय देखा कि हमने अभी देखते हैं संविधान क्या है। शासन करने का सिद्धांत संविधान है, संविधान देश की मूल विधि है, मतलब सभी विधियों का स्रोत है और सर्वोच्च विधि है। फिर यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, अगर हम देखें कि भाई ये संविधान है तो संविधानवाद क्या है ये भी बता दो। देखो मैं बताती हूँ, संविधानवाद, संविधानवाद का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, एक विचारधारा है, सिंपल समझो ऐसे, क्या है, विचारधारा। पता है क्या होता है, छोटे छोटे टर्म्स हमसे कोई पूछ देता है, हमें पता ही नहीं होता कि भाई ये संविधान है, संविधानवाद क्या है। तो मैं बता रही हूँ एक विचारधारा है। कैसी विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ये कल्पना की गई कि हम समाज पर क्या करेंगे, सीमित शासन करेंगे। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। देखो प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में कि आपने देखा होगा कि राजतंत्र था, राजतंत्र। फिर हमने देखा कि उसी समय पे हमें धर्मतंत्र भी एक तरफ दिखाई देता है, धर्मतंत्र। फिर हमें उसी समय डिक्टेटरशिप यानी कि हिटलर का दिखाई देता है, हिटलर भी दिखाई देता है। तो ये जो लोग थे वो क्या थे, ये सारे लोग अपने नियम कानून से जो भी मन किया जनता पे क्या कर रहे हैं, थोपे जा रहे हैं। यानी कि जनता का अधिकार, कोई भी अधिकार, जनता का अधिकार सुरक्षित नहीं था। कुछ भी, कभी भी टैक्स लगा दिया, कुछ भी कर दिया। लेकिन जब लोकतंत्र की संकल्पना आई और धीरे धीरे समाज विकसित होने लगा तो इन्होंने कहा कि भाई हमें जनता के कुछ अधिकार हैं, हमें उन पर सीमित शासन करना है, बहुत ज़्यादा नियम कानून उनके पे नहीं थोपना है। तो इसके लिए हम लोगों ने संविधान का कॉन्सेप्ट लेके आया। और संविधान का कॉन्सेप्ट का मतलब ही क्या है, आप ऐसे समझो कि हमें क्या करना है, जनता पे सीमित शासन करना है। देखो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर हमें, ये है हमारा संविधान वाद, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, सीमित सीमित शासन करना है, ठीक है। अगर सीमित शासन करना है तो इसके लिए जरूरी है कि क्या हो, संविधान के अनुसार क्या हो, संविधान, फ्रेंड्स अभी ये थोड़ा सा राइटिंग मेरी खराब हो रही है बट ये धीरे धीरे सही हो जाएगी। संविधान के अनुसार क्या होना चाहिए, शासन होना चाहिए। अब संविधान के अनुसार शासन होने का क्या मतलब है कि क्या है, कि कानून का शासन हो, यही तो मतलब हुआ इसका, कि कानून का शासन हो, ठीक। और कानून का शासन कब होगा, कब, जब क्या होगा, जब न्यायपालिका हमारी क्या होगी, न्यायपालिका कैसी होगी, स्वतंत्र होगी, तभी तो कानून का शासन आएगा। न्यायपालिका कब स्वतंत्र होगी, जब क्या होगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा। विकेंद्रीकरण मैं अभी समझाती हूँ आपको, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियां ऐसे ऐसे सबके पास बटी होंगी, किसी एक व्यक्ति के पास पावर नहीं होगा। और शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहने का क्या मतलब है, विकेंद्रीकरण होगा तो क्या होगा, इस मतलब कब होगा, जब शक्तियों का क्या होगा, पृथक्करण होगा, जब शक्तियों का क्या होगा, पृथक्करण, पृथक्करण। ये पृथक्करण का क्या मतलब है, जब नियम बनाने का काम किसी और का, लागू करने का काम किसी और का, ठीक है, न्याय देने का काम किसी और का। यानी कि ये क्या है, देखो पृथक पृथक है, सबके काम अलग अलग हैं। ये जब होगा तब मानव में के पास क्या होंगे, तब मानव के अधिकार और स्वतंत्रताएं क्या होंगी, सुरक्षित होंगी, और स्वतंत्रता होगी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये बताया कि जब संविधान के अनुसार शासन होगा,
जब संविधान के अनुसार शासन होगा तो क्या होगा, संविधान किसी भी देश का में अगर कोई हमने एक ऐसा नियम कानून बना दिया जिसके आधार पे ही सारे काम होने हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कानून का शासन है। और कानून के शासन को बना के रखेगा कौन, ऐसा अगर हमने कानून का शासन बना दिया और कोई न्याय करने वाला मान लो नहीं है, तो क्या होगा, जो कानून बनाने वाले हैं वही इसको तोड़ेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास क्या हो, एक न्यायपालिका हो, और वो भी कैसी न्यायपालिका हो, स्वतंत्र हो। अब ये स्वतंत्र कब होगी, जब जो भी पावर राज शासन व्यवस्था में जो भी पावर्स हैं उनका क्या हो, विकेंद्रीकरण हो, मतलब पावर्स ऐसे 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 बटे हुए हों। इस विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है, जब जब शक्तियों का पृथक्करण होगा, यानी कि नियम बनाने का काम किसी और का, लागू कोई और करेगा, और अगर इसमें कोई गड़बड़ी आती है तो उससे बचाने का काम कोई और करेगा। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो व्यक्तियों में क्या होगा, अधिकार और उनकी स्वतंत्रताएं होंगी। अब देखो, आपको तो ये समझ में आ गया कि मैंने ये चीज़ें बता दी, लेकिन आप ये देखो कि मैंने यहाँ से आपका पीटी का एक क्वेश्चन तैयार करा दिया, पता है एग्जाम में कई बार पूछता है। क्या पूछता है, देखो एक सेकंड में पेन का कलर जरा चेंज कर लूँ। देखो एग्जाम में ये पूछता है कि आप ये बताइए, पहला तो क्वेश्चन ये पूछता है कि संविधानवाद का क्या मतलब है। जैसे देखो हमने ये बताया, ये संविधानवाद का क्या मतलब है, तो आप ये इतनी कथा बताने से अच्छा है कि आखिर अंत में हमें ये सारा काम क्यों चाहिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया नीचे सारी चीज़ें, तो हमें क्या चाहिए, सीमित शासन चाहिए, इसी के लिए तो हमें संविधान चाहिए, कानून चाहिए, न्यायपालिका चाहिए। तो हमारा आंसर ये होने वाला है कि संविधानवाद का राइट मीनिंग क्या है, संविधान, सीमित शासन। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि आप हमें बताओ कि संविधान के क्या क्या तत्व हैं, व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारी चीज़ें, यानी कि संविधान के अनुसार शासन, कानून का शासन जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र, ये कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण, और ये अधिकारों और स्वतंत्रताओं का होना, ये सारे क्या हैं, संविधान के तत्व हैं, संविधान के तत्व हैं। याद रखना ये क्वेश्चन पूछता है, चाहे वनडे में देख लो या फिर यूपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस में, इसको डिटेल में करके पूछ लेगा। तो ये क्या है, संविधान के तत्व हैं। ये सारे तत्व आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको देख के पूछ सकता है। हम यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब एक छोटा सा टर्म मैं आज आपसे और डिस्कस करूँगी कि जब ये सारी चीज़ें हमने देख ली, संविधान देख लिया और संविधानवाद देख लिया, तो भाई पॉलिटी क्या है, फिर राज व्यवस्था क्या है। देखो ये भी देख लेते हैं आज। देखो राज व्यवस्था से मतलब ये होता है कि राज व्यवस्था क्या है, संविधान का एप्लीकेशन, संविधान का, अब मैं हिंदी में लिखती हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर मुझे बोलेंगे कि ये मैम ने इंग्लिश में लिख दिया, संविधान का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग यानी कि इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। अब ठीक है, बाइलिंगुअल है। ये देखो जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं तो ये संविधान का क्या है, अनुप्रयोग है। यानी कि संविधान तो क्या है, एक बुक है, आपको भी पता, अभी मैंने पीछे आपको बताया है, रूल बुक है ये। तो अगर ये बुक है तो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन इसको अप्लाई कौन करेगा, ये अप्लाई खुद से तो होगी नहीं, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है राज व्यवस्था की। यानी कि जब हम संविधान का क्या करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, तो जो विषय और मुद्दे, यानी कि मैं यहाँ लिखती हूँ, आप इसके नोट्स बना सकते हो, संविधान के अनुप्रयोग, संविधान के अनुप्रयोग से क्या होता है, जो विषय या मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, मुद्दे क्या होते हैं, जो मुद्दे क्या होते हैं, सामने आते हैं, सामने आते हैं, वही क्या है, हमारी पॉलिटी है। देखो मैं भी आपको समझाती हूँ, एक सेकेंड, ये देखो, ये
संविधान का अनुप्रयोग करने से क्या है, जो विषय और मुद्दे समझ सामने आएंगे। जैसे संविधान का तत्व हम लेते हैं, उठाते हैं, इसके निम्नलिखित क्या हैं, राज्य व्यवस्था के निम्नलिखित तत्व है। राज्य व्यवस्था में क्या क्या आता, अभी तो हमने देख लिया। तो हमने ये देखा कि पॉलिटी के क्या क्या तत्व हैं, मतलब इसमें क्या क्या आते हैं। हमने तो ये बताया कि संविधान का अनुप्रयोग, जैसे देखो पहला हम देखते हैं संसद का कानून। अभी मैं समझाऊंगी आपको, खूब अच्छे से समझ में आएगा। संसद का कानून। दूसरा हम देख लेते हैं न्यायपालिका का निर्णय। ठीक है, निर्णय। हम देख लेते हैं कि विभिन्न विभिन्न जो संस्थाएं हैं, विभिन्न संस्थाएं, अभी देखो, और उससे संबंधित मुद्दे और उससे संबंधित, आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, संबंधित मुद्दे, आपको पॉलिटी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देखो, ओहो एक सेकंड, थोड़ा सा मैं अभी टेक्निक फ्रेंडली नहीं हूँ। और एक आता है धर्म जाति, मान लेते हैं धर्म जाति क्षेत्र आदि, और इनका राजनीति में रोल क्या है, राज्य व्यवस्था में इनका क्या है, राज्य व्यवस्था में इनकी भूमिका क्या है। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि जो हमारा पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है जो है, ये राज्य व्यवस्था क्या है। एक सेकंड में जरा पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ना, ये ठीक है। देखो राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान का अनुप्रयोग है। जैसे इस अभी देखो संविधान का अनुप्रयोग मैं बताती हूँ। संसद का कानून पहला उठाते हैं ना, ये इसके तत्व हैं। पॉलिटी में क्या क्या आता है, तो देखो पहला मैंने आपको बताया संसद का कानून। अब देखो संविधान में, संविधान एक तरफ मैं लिखती हूँ संविधान, और एक तरफ लिखती हूँ मैं राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। ठीक है, अब देखो हमने कहा संविधान में एक जगह लिखा हुआ है आर्टिकल 17, जो ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता का, यही इसकी लैंग्वेज है, ऐसे ही लिखा है, अंत किया जाता है, जाता है। और अस्पृश्यता क्या है, एक दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है। ठीक, ये जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, उस दिन तो ये लिख के आ गया। लेकिन आप ये बताओ कि अस्पृश्यता का अंत तो हो गया, लेकिन अगर कोई अस्पृश्यता करता है तो क्या ये संविधान बता रहा है, इसने बता दिया दंडनीय अपराध है, दंड देगा कौन, कौन इसके लिए कौन सा दंड दिया जाएगा। तो अब हमें जरूरत पड़ती है हमारी राज्य व्यवस्था की। अब हमारा आता है संसद। अब संसद को ये कहा गया कि भाई दंड दिया जाएगा, आप दंड देने का आप ये करिए, यानी कि आर्टिकल 17 को क्या करिए, आप आर्टिकल 17 को लागू करिए, इसका प्रयोग करिए। कैसे, तो संसद ने इसके लिए एक एक्ट बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे संसद को कहा गया कि आप बनाइए और दंड दीजिए। मान लेते हैं कोई ए नाम का व्यक्ति है जिसने बी के लिए क्या किया, अस्पृश्यता करी है। अब बी से अस्पृश्यता करी है और इसका दोष भी हो गया, सिद्ध हो गया कि भाई इसने तो ये अस्पृश्यता करा है, अछूत किया है, तो अब इसको कौन सा दंड दिया जाए। तो अब देखो यहाँ भी कंफ्यूजन आएगी, क्योंकि दंड भी तो कई प्रकार का होता है। क्या उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्या उसको अर्थदंड दिया जाए, पैसे लिया जाए उससे, या उसको क्या किया जाए, जेल भेज दिया जाए, क्या किया जाए, ये भी चीज़ें दिमाग में आएंगी। हो सकता है कि किसी दिन कोई अच्छे मूड में है, कोई अधिकारी, कोई जज आया तो उसने कहा कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, और इसी इसी सजा के लिए, मतलब इसी क्या बोलते हैं अपराध के लिए दूसरा जज आता है तो कहता है इस भाई इसको 10 रुपया ले लो, छोड़ दो। फिर किसी दिन कोई जज आता है और यही वाला अपराध आता है तो कहता भाई इसको आजीवन कारावास दे दो। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारी संसद ने एक कानून बनाया, और उस कानून का क्या नाम है, उस कानून का नाम है अस्पृश्यता
देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखूंगी जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप एक एक चीज़ जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसको ध्यान से देखना, एक अपना अपने नोट्स में एक बार जगह कॉपी पे उतारना और फिर उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करना। देखना आपको यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अस्पृश्यता निवारण निवारण अधिनियम, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब का है, तो 1955। अब इसमें क्या किया गया, संसद ने पूरा लिख के बता दिया कि भाई आप अगर पहली बार करते हो तो क्या दंड मिलेगा, दूसरी बार करोगे तो क्या दंड मिलेगा, तीसरी बार अपराध करोगे मतलब अस्पृश्यता का तो क्या दंड मिलेगा। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया। तो अब देखो जो मैंने यहाँ पे बोला था कि पॉलिटी में पहला हम क्या देखते हैं, संसद का कानून, ये वाला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, ये पॉलिटी आ गया, यानी कि संविधान कैसे जुड़ गया, हमारी पॉलिटी से जुड़ गया, अनुप्रयोग है। अब दूसरा देखते हैं न्यायपालिका का निर्णय, न्यायपालिका का निर्णय कैसे जुड़ेगा, देखो दूसरा है न्यायपालिका का निर्णय। आपने देखा होगा कि आर्टिकल 19 को लेकर ज़्यादा डिबेट रहती है। इसमें ये कहा जाता है कि विचार, आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की क्या होगी, लोगों को स्वतंत्रता होगी। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी तो किस टाइप के विचार और किस माध्यम से, मीडियम क्या होगा। तो आप हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया, केस क्या था, केस का नाम था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस, ठीक है। इसमें इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, एक सेकेंड, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस जब आया कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये क्या है, हमारा प्रेस का अधिकार शामिल है। क्या कहा इसने कि, एक कहाँ ला दिया मैंने, एक सेकेंड फ्रेंड, लगता है कि मैंने कुछ कहाँ चली गई मैं, नीचे, एक सेकंड, बस न्यायपालिका ने ये निर्णय सुनाया कि जो, यहाँ तक आ गया, ठीक है। न्यायपालिका ने ये कहा कि जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो शामिल है, प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, शामिल है। ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। ये किसने बताया, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अब देखो आप, अभी मैंने आपको पीछे बताया, ये देखो यहाँ पे, ये पहला हमने डिस्कस किया संसद का कानून, ये सारे ऊपर नीचे कैसे हो गए पता नहीं, चलो कोई नहीं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये वाला हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, मुझे लगता है कोई इसमें दिक्कत आ रही है। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है, जो भी मैंने बताया आपको चीज़ें समझ में आई है, आप मुझे कमेंट करना है। इससे होगा कुछ नहीं, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आगे काम करने के लिए भी, पता है, और बहुत मन से काम कर पाऊँगी। और आप देखना, जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा पैसा दे करके भी नहीं सीख पाओगे ना, वो उसको मैं आपको यहाँ पर फ्री में सिखाऊँगी। तो चलो अब मैं चलती हूँ, बाय, थैंक यू।